हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही करीब है। आज 1 तारीख हो गया है और अभी 2 दिन है आपके पास। तो मैंने लास्ट टाइम यानी कल मैंने अपलोड किया था केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों की हेल्प हुई होगी थोड़ी बहुत। जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ किसी भी तरह से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग मैं इसलिए रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए सर और इतना सब कैसे तैयार होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के ला रहा हूँ, ब्रेक करके। जैसे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बताए, फिजिक्स के बताए। मैं अगेन वही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैं अब अंतर्यामी तो हूँ नहीं मैं, लेकिन इतना है कि मैं मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये है कि इस जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ या जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, टॉपिक क्वेश्चन दोनों बताता हूँ मैं, उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 99% आप इस चीज़ को सही ले सकते हो क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेरे जो स्टूडेंट्स इससे पहले जिन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया है तो उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे मतलब। ठीक है, और आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप बिल्कुल बीच में से पढ़ाई ना करें, बिल्कुल सीक्वेंस में चलें। आपकी अगर केमिस्ट्री तैयार है तो फिर फिजिक्स पे जाएं या बायोलॉजी पे जाएं, उसके बाद फिर फिजिक्स पे जाएं। इस तरह से आप सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे तभी आपको लगेगा कि मेरा इतना पोर्शन हो गया और इतना पोर्शन नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूँ, एग्जाम के लास्ट डे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इस पर बना के शेयर करूंगा आप लोगों से कि एग्जाम के लास्ट डे हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा, कल ही ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डे क्या करना है आपको। लास्ट डे कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिंपल है। अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा। अभी मैं आज फिजिक्स के क्वेश्चंस में बताऊंगा, क्वेश्चंस भी है टॉपिक्स भी है, थोड़े ज्यादा है, ज्यादा मतलब होंगे 20-22 क्वेश्चंस होंगे। और कहने का मतलब है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से आप छोड़ के जा रहे हो इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका, पता है। आप जो मैं टॉपिक अभी बताने जा रहा हूँ ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मुश्किल से आप ब्रेक करके भी पढ़ोगे ना, बीच बीच में गैप करके, तो 2 से 3 घंटे काफी है इस चीज को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एकदम सुकून से देखिएगा, एग्जाम है करीब और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये क्वेश्चन ये टॉपिक्स लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, फिजिक्स के हैं, स्टार्ट करते हैं। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किए हैं। इसमें ह्यूमन आई नहीं है, ह्यूमन आई के बारे में आपको ऐसे ही रैंडमली बता दूंगा। उसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो फ्री के चैप्टर्स कहलाते हैं, राइट। फ्री के चैप्टर्स, उसमें आराम से क्वेश्चंस गेन, मतलब जो मार्क्स होते हैं वो गेन हो जाते हैं। आपको मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैग्नेट, ऐसे चलाऊं मैं, मैग्नेट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले मैग्नेट्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को मैग्नेट से होता है, तो मैंने मैग्नेट से ज्यादा क्वेश्चन रख दिया है ताकि आपको इन्हीं को पूरा कर लो अच्छे से, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी साथ में वो तो करा ही होगा आपने। कोई डाउट आता है एनसीईआरटी से रिलेटेड, प्लीज कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये डाउट है, तो मैं ऐसी जो क्लास ले रहा हूँ इसे मैं क्लियर कर दूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो द एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। देखो जो इमेजिनरी लाइंस आपने याद किया होगा ना, द इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी आपने, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को याद रखना है। उसमें जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। याद है कुछ इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसर एट पोल, है ना, क्या नाम है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता? बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो कंपास उस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दिखाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है, पता है आपसे, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो इस अगला क्वेश्चन मैंने यही रखा है, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर ये लिखना है, बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट द कंपास विल शो 2 डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ये चीज लिख के आना है पेपर में, 1 मार्क्स का आता है। वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आ गई तो ये 1 मार्क्स का नहीं आएगा, मिनिमम 2 मार्क्स का पूछा जाता है आपको। इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हो गया, एंड थर्ड है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, ये भी मैंने बोर्ड एग्जाम से ही उठाए, उसके पेपर से उठाए। कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इनकी एप्लीकेशन स्टेटमेंट तो पूछा ही जाता है, तो लॉ तो आपको याद करना ही है डेफिनेटली। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कई बार पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको लॉ तो याद रखना ही है, साथ में एप्लीकेशन पूछा जाता है बच्चों। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल। तो आपको एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, उसका यूज कहां होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो एप्लीकेशन अगर आपको बोले मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का, तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल का यूज, क्या होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना लिख के आना है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिख दो, सिर्फ एप्लीकेशन पूछा तो इतना ही लिखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसका एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और फ्लेमिंग राइट हैंड का है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है सोलेनॉइड। इसमें सोलेनॉइड मैंने सिर्फ लिख दिया, पता है सोलेनॉइड से रिलेटेड मुझे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सोलेनॉइड लिखा है। इसका मतलब आपको सोलेनॉइड एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में सारी जानकारी ले लो आप। ठीक है, मैंने सोलेनॉइड के बारे में ना बहुत अच्छे से बता रखा है, मेरे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया टॉपिक। मैं इनका पूरा पढ़ो मेरे चैप्टर को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, लिंक डाला मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें वही पोर्शन पढ़ो जो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, तो आपका क्या होगा ना, क्लियर हो जाएगा, राइट। सोलेनॉइड
के बारे में बता रहा हूं। जैसे सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या क्या पूछा जा सकता है, सोलेनॉइड से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो सोलेनॉइड को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद सोलेनॉइड को डिफाइन करने के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सोलेनॉइड की पोलैरिटी कैसे चेंज करेंगे, किस मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना के ड्रॉ करो आप, ये भी क्वेश्चन आया है। जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करने के आता है, वैसे ही सोलेनॉइड ये ड्रॉइंग जो ना वो दो आएगा, दो आ सकता है, मतलब एक मार्क्स का। एक तो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, और सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड से एक और क्वेश्चन ये आता है कि हम सोलेनॉइड का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का एप्लीकेशन क्या है पता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, टू फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, कि व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड देन इट बिहेव्स लाइक इट कन्वर्ट्स इनटू द मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये टेंपरेरी मैग्नेट होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता भी आगे है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उससे सोलेनॉइड है उसके अंदर इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। क्यों होती है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इसलिए होती है बिकॉज उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ना अभी आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं आपसे मैग्नेट के अंदर, तो इसको छोड़ना नहीं है, मतलब सोलेनॉइड वाले टॉपिक को। और बहुत ही इजी है, एक एक दो लाइन में आंसर है सबका ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स कंट्रोलिंग मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लो एक बार। फोर्स इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ा होगा, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा है तो ये है BIL sin थीटा। बच्चों इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और इस एंगल पे डिपेंड करता है, इनके करंट और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल के डिपेंड करता है। क्या मतलब है सर, इसका ही मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब एक दूसरे के, और करंट बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, और लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और थीटा अगर 90 होगा, थीटा, तो जो F होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है बच्चों, F मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 90 पे sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पता है। तो इसलिए जो है क्या होगा, साइन की जो F होगा मैग्नेटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोगों को, राइट। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये सब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया इसको अभी इससे पहले, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके एप्लीकेशन। क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, कंपास को रखा गया है वहां पर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, गिव द रीजन फॉर द सेम इन ईच। देखो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर जो है ये मान लो एमीटर लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और ये बैटरी है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि यहां पर ना इसके पास एक कंपास रखा गया है, आपको यहां पर क्या रखा गया, एक कंपास नीडल रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन बताइए, कैसा ऑब्जर्वेशन भाई। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। अगर इसमें करंट बढ़ाऊं, देखो प्लस माइनस दे देना यहाँ पे आपको, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अगर इसके अंदर करंट को बढ़ाऊं तो बताओ क्या होगा, कंपास में जनरली क्या होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है मतलब आपसे, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो इस कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फोर्स लगना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करंट इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। अभी मैंने बताया भी यहां पर आपको, ये लिखना है, ठीक है। सेकंड केस में क्या पूछ रहा है, कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। जब कंपास को दूर ले जाएंगे तो फोर्स का क्या होगा भाई, दूर हो जाएगा, तो इन दोनों में लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतने ही कम जो है फोर्स हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ध्यान रखना। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो यानी इसको डिस्टेंस बढ़ा देंगे, दो चुंबक है मान लो मैग्नेट है, उसको दूर ले जाओगे तो क्या होगा, फोर्स घट जाता है ना। ऐसे ही सेम यहां पर हो रहा है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये कंपास ये भी मैग्नेट है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर दूर ले जाएंगे इनके बीच फोर्स घट जाएगा, सिंपल है, डिक्रीज द फोर्स, राइट। इफ इंक्रीज द डिस्टेंस डिक्रीज द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। 3 फैक्टर बताने हैं ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्टेट 3 फैक्टर, अच्छा 3 फैक्टर डिपेंड। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फोर्स होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किन किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 फैक्टर्स मैं बता दूं आपको। सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो बताइए उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उस बार मैग्नेट यानी जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो भाई नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना कि सोलेनॉइड के कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा करेगा क्या कहते हैं, दूसरा करेगा अमाउंट ऑफ करंट पे, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यस मैग्नेटिक फोर्स होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड, तो उसमें है लेंथ, यानी कि सोलेनॉइड की लेंथ कितनी बड़ी है, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ, अभी मैंने बताई भी आपको, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका जितनी उसके अंदर फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सोलेनॉइड की का स्ट्रेंथ किन चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 9, अच्छा एक मिनट, 8 में बी पार्ट भी है, 8 में ए पार्ट था और बी पार्ट भी है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द सोलेनॉइड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्किट डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का, कुछ नहीं है सोलेनॉइड का, सिंपल आपको ना ऐसा क्या कर देना है, ऐसा एक डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का। देखो ऐसा सोलेनॉइड का एक डायग्राम बनाना है,
मैं छोटा बना रहा हूँ, आप थोड़ा बढ़िया बनाइएगा अच्छे से, और मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो ये आपका सोलेनॉइड का डायग्राम हो गया। एक तरफ नॉर्थ लिख देना है, एक तरफ साउथ लिख देना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न थोड़ा दिखा दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न नॉर्थ से साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न दिखा दीजिएगा, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इस तरह से जनरली आपको एक डायग्राम बना के दिखा देना है, ठीक है। तो ये जनरली कह रहा है अच्छा ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी दिखाना है, तो बीच में आप क्या करोगे, बीच में एक आयरन रॉड लगा दोगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर लगता है ना, तो बीच में आप आयरन रॉड डाल दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि दिस इज आयरन रॉड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या है कंडीशन और उसका डायग्राम हो गया, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर। चलिए बी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर, देखो सिंपल सा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया मैंने, स्टार्टिंग में बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैंने पीछे बता दिया। डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे कहां पूछा गया है, याद करो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी होगी, उसके बाद आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के बाद 3 एप्लीकेशन है। एक तो है करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड तो पढ़ लिया हमने। पहला और दूसरा देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें वो कार्डबोर्ड वाला डायग्राम होगा, मैंने करवा रखा है चैप्टर में, जो लिंक दिया मैंने, कार्डबोर्ड वाला डायग्राम है, उसमें एक वायर, इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है और उसी को एक्सप्लेन कर देना, यही इसका फर्स्ट जनरली वो है। और जो दूसरा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाला, ठीक है, ये इसमें ये पूछा गया है। देखो मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में पूछा गया डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल। तो कहने का मतलब ये वही पूछ रहा है सेकंड केस वाला, सर्कुलर कॉइल वाला, ये भी मैंने करवाया। आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है कार्डबोर्ड लेकर के, उसमें एक सर्किट डायग्राम और 2 पैटर्न मिलेगा आपको, यानी ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका पैटर्न मिलेगा आपको। बस इतना ही बताना है, जो डायग्राम है ना उसी को एक्सप्लेन करना है। प्लीज लिंक को आप जरा विजिट कीजिएगा प्लीज, है ना, एक बार उसमें है मैग्नेट में बता रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्योंकि बेबी क्वेश्चंस और है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वहां से देख लो, ज्यादा बेटर होगा। अभी और भी क्वेश्चंस करना, वरना वो छूट जाएगा इसके चक्कर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर। अब देखो ये आ गया लाइट वाला पार्ट, मिरर का साइन कन्वेंशन और लेंस का साइन कन्वेंशन। याद होगा आपको जब मैंने पढ़ाया था मिरर और मिरर में दोनों यानी कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो यू वी है ना, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब का साइन क्या होगा, इन सबका साइन जो बताता है ना, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। यही साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से कर रखा है तो न्यूमेरिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि लाइट में फॉर्मूला ही कितना है सर, 2 फॉर्मूला कुल मिला के ना, 1/v + 1/e = 1/f, और लेंस में 1/v - 1/e = 1/f। फॉर्मूला ही कितना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलेस होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से कर लेते हो तो यहां से क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन के साथ साथ आपसे ना मतलब जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इसको प्लीज देख लीजिएगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के पूरा चैप्टर, फिर से कह रहा हूं मैं, पूरा चैप्टर देखना मत, आपको जो लगे यहां से इंपॉर्टेंट मैंने बताया बस वही चीज देख लो, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, वहां से खत्म हो जाए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, साइन कन्वेंशन, मिरर और लेंस दोनों का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, मतलब लेंस और मिरर की मैग्निफिकेशन। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब कुछ, ऐसा तो नहीं बंद पड़ गया, नहीं, चलो थैंक गॉड चल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं अभी, क्वेश्चन नंबर किस पे था मैं, 12 पे, ठीक है, सॉरी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, मिरर और लेंस की मैग्निफिकेशन। याद करो मैंने डिस्कस किया था एक बार, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बता रहे हो, तो चलो मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को बीच बीच में। देखो मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू कुछ भी, यहां पर लिखा रहता है साइन प्लस या माइनस रहेगा, यहां पे क्या रहता है, साइन रहता है और यहां पे नंबर होता है, ध्यान देना, यहां पर क्या होता है, नंबर होता है। जैसे मैंने दे दिया आपको मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -2, इसका मतलब बताओ, नहीं पता सर, तो देखो ध्यान से, इसमें साइन है एक तो और एक है नंबर, तो इस साइन -2 का ये मतलब नहीं है यहां पर 0 से छोटा नंबर ना, बिल्कुल नहीं, यहां पर इस साइन का अलग मतलब है, इस साइन का अलग मतलब है और इस नंबर का अलग मतलब है। साइन अगर, ध्यान देना प्लीज सब लोग बच्चों, साइन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है ना, तो अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, ये बताना चाह रहा है आपसे, ठीक है, और साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल है, ये बताना चाह रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट है और ये क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। क्लियर है, मैग्निफिकेशन के लिए ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करूं तो अगर नंबर, इसमें भी 3 केसेस, इसमें भी 3 केसेस है, राइट, इसमें भी 3 केसेस, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इमेज कैसा होगा, लार्ज होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m जो है वो लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी मैग्निफिकेशन से। और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो इसका ये मतलब है कि इमेज जो है वो साइज में इक्वल है। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अब आप आराम से बता दोगे, बताओ m इक्वल्स टू, मैंने लिखा -2, बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है। आप बोलोगे सर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये रियल इमेज है, इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड आ गया सर, पूछा जाता है पेपर में, दे देगा m इक्वल्स टू -2 पूछेगा, बताओ नेचर ऑफ इमेज, बताओ क्या पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज बताइए,
ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, नेचर ऑफ इमेज पूछेगा। फिर आप बताओ कि इमेज लार्जर है, यानी साइज ऑफ इमेज बताओ। क्या पूछ लेगा? साइज ऑफ इमेज बताइए। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा ये भी बता देंगे सर दो है, दो क्या होता है? अच्छा साइन ध्यान रखना, साइन का काम हो गया। साइन समझ लो है ही नहीं साइंस के अंदर। अब क्या है? 2, तो 2 1 से बड़ा है, छोटा तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? ये लार्जर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट या एनलार्ज लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एनलार्ज लिख देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे एक और टॉपिक पूछ सकता है, एक और पॉइंट पूछ सकता है, सॉरी, नेचर ऑफ मिरर पूछेगा आपसे। मिरर कौन सा बताइए? मैग्निफिकेशन जो है वो किसके लिए, किस मिरर के लिए? आप ध्यान रखो यार, इन प्रॉपर्टीज को जैसे आप देखोगे आपको फटाक से पता चल जाएगा कि मिरर कौन सा है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देखो देखो यहाँ पे क्या, रियल इन्वर्टेड और साइज लार्ज। लार्ज इमेज किस में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बनता सर, प्लेन मिरर में नहीं बनता, इक्वल बनता है। तो लार्ज किस में बनेगा? कॉनकेव में। तो इमेज का नेचर क्या, मिरर का नेचर क्या हो गया? कॉनकेव। सिंपल, क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर ही एक्चुअली, राइट। और अगर ये सेम इसी तरह से आप लेंस पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज। क्लियर है बच्चों? तो कहने का मतलब है कि आप मैग्निफिकेशन से बहुत सारी जानकारियां ले सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर 2 है, इसका मतलब है 2 का मतलब है कि जो इमेज बनी है वो 2 टाइम्स ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना है? 20 सेंटीमीटर का। ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब इस मैग्निफिकेशन 2 को ऐसे लिख सकते हो कि जो एच आई है, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं? एच डैश, ठीक है। एच डैश है वो -2 टाइम्स ऑफ एच, क्या नाम है? एच है, ये ऐसा लिख सकते हो आप इसको। यहां से एच डैश अपॉन एच इक्वल टू देखो -2i, और देखो यही होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो चीजों को, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में काफी हेल्प मिलेगी आपको ऐसे मैग्निफिकेशन से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये 11 नंबर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेल नोन क्वेश्चंस आने वाले यहां से। डेफिनेटली आएंगे क्वेश्चंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, स्पेशली मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो एक बार में। आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेंगे, गारंटी देता हूं इस बात की तो पूरी गारंटी है। अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिंक करके होगा आपके डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना एक बार प्लीज। ज्यादा टाइम मिलेगा, बहुत छोटा वीडियो हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर मैं करूं, पावर ऑफ लेंस, यहां से क्वेश्चन आते हैं। पावर आपको दे देगा कि एक लेंस का पावर है 2 डायोप्टर, दूसरा लेंस उसका पावर है +2 या माइनस जो भी है 3.5 डायोप्टर, ऐसा दे देगा। बोलेगा कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालिए। तो क्या करना, जब भी कभी कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे? पावर्स को फटाक से ऐड कर दो आप, साइन के साथ ऐड करना है। जैसे पहला है 2 डायोप्टर, दूसरा है -3.5 डायोप्टर, तो 2 प्लस और माइनस 2 - 3.5 डायोप्टर हो जाएगा। जो भी आएगा वो पावर, कॉम्बिनेशन पावर निकल गया आपका, P1 + P2 कर दिया आपने, और आप उसी पावर का यूज करके फोकल लेंथ लगा लो। फॉर्मूला क्या होगा? फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/पावर। फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/पावर। जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? क्या पूछा, क्या क्वेश्चन बोला मैंने कि कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ पूछा जाता है, यहां फंसते हैं हम लोग। तो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो कॉम्बिनेशन पावर दे रखा होगा, आई मीन अलग अलग 2 लेंस के पावर दे रखे होंगे, P1 और P2। आप क्या करोगे? P1 P2 ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको आप इस फॉर्मूले पर रख दोगे, F = 1/P, और 1/P P की जगह पे रखोगे वही जो आपको ऐड करके आया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड पावर का फॉर्मूला डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 डायोप्टर क्या होता है? व्हेन द 1 डायोप्टर इज द लेंस, सॉरी इज द पावर ऑफ दैट लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस व्हिच ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, राइट। उसके बाद है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। रे डायग्राम चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, 6 केस कनकेव मिरर में है, 2 केस कन्वेक्स मिरर में है। इसका उल्टा 6 केस कॉन्वेक्स लेंस में है और 2 केस कॉन्केव लेंस में है। तो बहुत ही ईजी है, प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो कहां इमेज बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर एफ और सी, मैंने तो ये याद करना सिखाया था, पता है। एक बार मैंने आपको पता है एक वीडियो मैंने आपको लिंक डाल दिया, मैंने उसी में देखना आप। मैंने रटना नहीं सिखाया, उसमें मैंने ये ट्रिक बताया कि देखो आप कैसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक के थ्रू। लास्ट ईयर ही मैंने बताया इस चीज को, तो उस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो इस चीज को। बहुत ही ईजी है, आप प्लीज चेक कीजिएगा उसको अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें। अक्सर रे डायग्राम जो अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादातर पूछ लिया जाता है एफ और पी के बीच में, जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। एक ही केस है ना वर्चुअल, तो वो पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है वो, और इक्वल साइज वाला पूछा जाता है, ठीक है अक्सर। तो आप देखिएगा इसमें प्लीज। उसके बाद यूनिट, अब है यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज। अच्छा ये आ गया आप करंट वाले टॉपिक में। यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज का मतलब जितनी क्वांटिटी आपने पढ़ी है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, हीट, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर ये पूछा जाता है, मैं आपको बता ही देता हूं। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आएगा, 1 वोल्ट को डिफाइन करने को आता है, उसके बाद 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन करने को आता है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करने को आती है, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज मैंने लिख दिया। ये 3 जो डेफिनेशन मैंने बोली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफ। ओम्स लॉ इसका एक्सप्रेशन और इसका ग्राफ। ओम्स लॉ क्या है तो स्टेटमेंट लिख देना जो भी ओम्स लॉ है। उसके बाद उसका एक्सप्रेशन, के एक्सप्रेशन आए तो आप घबराना मत। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप वही लिखो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, फिर एक प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, इक्वल आएगा, r आएगा, v = ir फॉर्मूला बनेगा। r क्या है इसके बारे में लिख दो, r = कांस्टेंट, ठीक है। r क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इतना ये एक्सप्रेशन है। और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। vi ग्राफ है तो आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ इसका स्लोप क्या देता है, vi ग्राफ का स्लोप क्या देता है। भाई vi ग्राफ है तो vi ग्राफ का स्लोप देता है क्या? रेजिस्टेंस। देखो ये आपका v है, ये आपका i है, ध्यान दीजिएगा।
हाँ, ये आपका v है और ये आपका i है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी v ऊपर हो i नीचे हो, और अब पूछे कि अच्छा बताओ vi ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो vi ग्राफ का स्लोप देता है बच्चों r। लेकिन अगर इन्होंने उल्टा कर दिया, अगर इन्होंने उल्टा कर दिया, यहां v रख दिया और यहां i रख दिया, और आपसे पूछे i v, यानी इस तरह का ग्राफ है, अगर मतलब v x पे है और i इस पे है, तो अब बताओ अब क्या देगा, बताओ तो अब क्या, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देता है r नहीं देता, इसका स्लोप देता है 1/r की वैल्यू। ध्यान रखिएगा प्लीज, उल्टा कर देगा। तो नॉर्मल केस कब है, जब v x y एक्सिस पे है और i कहां है, x एक्सिस पे है, तभी ना v/i y/x बनेगा, यही तो स्लोप होता है, और ये किसकी वैल्यू होती है, r की वैल्यू होती है, राइट। तो कहने का मतलब ये भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है बच्चों, आप बार बार मैं कह रहा हूं, तो आप प्लीज इस चीज को मत लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी चीज को जाके देखो और वो काम आएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा जाकर के, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि मैंने ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रखे हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे आता है कि ऐसा ग्राफ है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 2 5 10 है ना, 10 12 5 है ना, 10 15 कुछ ऐसे, और बोल दिया आपको कि इसका वो निकालो, रेजिस्टेंस निकालो यहां से, तो कुछ नहीं करना, आपको 2 पॉइंट लेना। मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, और इन दोनों के बीच कुछ xy मिलेगा ना, कुछ यहाँ i मिलेगा i1 v1, और यहाँ मिलेगा कुछ i2 और v2 मिलेगा। भाई i1 v1 क्यों, पहले i के लिए वैल्यूज रखेंगे, फिर v के लिए, वहां पे i के लिए, फिर v के लिए। तो इसको क्या करना है आपको, सीधा r के लिए फॉर्मूला लगाना है, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, कुछ नहीं करना है ऐसा। ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं एक पॉइंट लिया दूसरा पॉइंट को छोड़ के तीसरा वाला पॉइंट लेना, आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स लेने हैं, और उसके लिए फॉर्मूला लगाना v2 माइनस v1 अपन i2 माइनस i1, या i1 v1 i2 v2 बाद में लेना। तो इस तरह से जनरली आप फाइंड कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बच्चों को परेशानी होती है इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व करने में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत अगर ये आ रहा है पेपर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं देखा, इसको चेक नहीं किया कि ओमिटेड है कि नहीं। अगर ओमिटेड है इट्स ओके, अगर है ओमिटेड नहीं है तो कटा हुआ नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल में से एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्स वो क्या डिराइव करने के लिए, क्योंकि डेरिवेशन है ही नहीं क्लास 10 साइंस में, तो एक ही है, तो एक ही ऑप्शन है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको डेरिवेशन करने के लिए। 3 मार्क्स का आता है, इसमें एक डेफिनेशन चिपका देगा आपको और बोलेगा इसको कीजिए, तो 3 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएगा आपसे, है ना, बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप मैंने सिखाया उसको देख लेना मैंने कैसे करवाया इसका डेरिवेशन। 19 क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिसिटी का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देखो चेक कीजिएगा प्लीज, विजिट कीजिएगा, और ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा आपका। अब आप सोचोगे सर देखने जाऊँ, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, ये इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ना, तो प्रिपरेशन का ही तो पार्ट है, तो पढ़ाई करोगे तभी तो। अब ज्यादा मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि ज्यादा ज्यादा आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, और अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है सॉरी, तो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। उसके बाद है अपना फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद एक और था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, रेसिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ये सब फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला आया था R = ρl/a, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ ट्वाइस कर देंगे, अगर एरिया हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ना हो तो बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गया फैक्टर्स कंट्रोल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। ना इनवर्सली नहीं होता बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई एम सॉरी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसे बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और यहां से एक फॉर्मूला आता है H = I²RT। अब चाहो तो इस I²RT से 3 फॉर्मूले और बना सकते हो आप, ठीक है, जैसे V²/R × T, V²/R और ऊपर में T रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और है VIT बना सकते हो, तो यहां से 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, और यहां से TT हटाओगे ना तो पावर का फॉर्मूला मिलेगा, बहुत एक मैजिक वो बता रहा हूं आपको। यहां से T हटाओगे ना तो क्या मिलेगा, पावर का फॉर्मूला। क्यों मैजिक नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला है, पावर = हीट अपॉन टाइम, तो जैसे हीट को टाइम से डिवाइड करोगे तो हीट का जो टाइम है वो कट जाएगा, तो यहां से पावर आ जाए, तो मतलब हीट का जो भी फॉर्मूला है ना आपके पास, VIT है, V²/R × T है, या I²RT में लिख के दिखाते हैं। एक तो हीट का फॉर्मूला है VIT, एक फॉर्मूला है सर H = I²RT, और एक फॉर्मूला है H = V²/R × T। तो यहां से अगर TT हटाओगे तो यहां से पावर का फॉर्मूला, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या क्या बनेगा सर, एक तो VI बनेगा, दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, I²R बनेगा, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, V²/R बनेगा, तो ये सब पावर के फॉर्मूले बन जाएंगे इस तरह से आपको अगर T हटाओगे तो। अच्छा ये अब सर ये 3 फॉर्मूले क्यों, इन सब के 3 फॉर्मूले क्यों है सर, एक ही फॉर्मूले से क्यों नहीं होगा, तो बताऊं मैं आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि डिपेंड करता है गिवन क्या है, जो गिवन होगा ना उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। इसलिए मैंने आप अक्सर सिखाया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करो, पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लो, इसलिए लिखो बिकॉज आपको डेटा पता चलते हैं, जैसे आपको डेटा पता चलेगा ना ये गिवन है और क्या पता करना है आपने देख लिया तो पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला। मान लो आपको दे रखा है V दे रखा है, R दे रखा है और T दे रखा है, और पूछा हीट बताओ, वर्क बताओ या हीट बताओ, एक ही चीज है वर्क और हीट, वर्क बताओ या हीट बताओ, आप क्या बोलोगे, V है, R है, T है, अब फटाक से बोला अच्छा ये तो सर ये फॉर्मूला रहेगा V²/R × T। मान लो एक ही याद कर रखा आपने VIT है स्क्वायर, आप कंफ्यूज हो गए V कहां लगाऊं मैं, है ना, आता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, आप करोगे न्यूमेरिकल तो याद हो जाएगा कि आप बता सको कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है, गिवन डेटा से।
उसके बाद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद, अच्छा यहाँ पे आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक है एक्चुअली आपका, तो उसके एप्लीकेशन आते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी तो जितने भी हीटिंग डिवाइसेस है ना, वो सब इसी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, इसको लिख देना, अगर आज जाए तो बहुत रेयर केस में आता है वैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है यहाँ पर, मान लेंस का पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? रेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ लिखी होती है, ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ या रेट ऑफ क्या नाम है, डूइंग द वर्क, ये नॉर्मल डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क वैसे मत लिखना, अगर आए तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखो, ज्यादा बेटर है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसकी SI यूनिट भी होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? वॉट, ठीक है। तो वॉट की ये भी आता है कि 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 वॉट क्या होता है? रेट ऑफ व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड 1 वॉट। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर से रिलेटेड जनरली यही सब क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल आया तो आपको याद रखना है, पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, और बिगेस्ट यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है किलो वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है। असर्शन रीजन वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपको कॉन्फिडेंट हो, मतलब किसी टॉपिक के लिए, किसी भी टॉपिक में, किसी भी जनरली पॉइंट के लिए, किसी भी नॉलेज में कॉन्फिडेंस अगर है आपके पास, तभी आप असर्शन रीजन को अच्छे से कर सकते हो। आप ध्यान दें, इसलिए आपको ना बहुत ही, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से लिख सकते हैं, उसके मार्क्स हमें आसानी से बहुत इजीली गेन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं तो ह्यूमन आई में बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें अगर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म या फिर कोई प्रेस बायोपिया है, अगर ये पूछता है तो उसके करेक्शंस पूछेंगे, कैसे होता है, कॉज क्या होता है, ये 3 चीज़ें पूछ जाती है। वो है क्या, बीमारी है क्या, मायोपिया है, जैसे मैं मायोपिया एग्जांपल है तो मायोपिया है क्या, उसका कॉज क्या है, उसके क्या है करेक्शन क्या है, कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, ये पूछा जाएगा। प्रेस बायोपिया में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन को इस तरह से पढ़िएगा, ब्रेक कर करके, ठीक है, कि ये क्या है, कॉजेस क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और करेक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा। अगर मैं बात करूँ उसके बाद जो बीच में एक है प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों, तो प्रिज्म के क्वेश्चन ये है, उसमें आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, राइट। उसके बाद एक और है उसमें क्रिटिकल एंगल के बाद TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसके लिए कब पॉसिबल है, TIR, राइट। तो इसके लिए कोई कंडीशन बताइए, तो ये भी जनरली एक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है, अगर मैं कलरफुल वर्ल्ड से बात करूं तो कलरफुल वर्ल्ड बच्चों 3 टॉपिक है बस, उसकी कुछ एप्लीकेशन है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो 7 कलर बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सब लाइट की अलग अलग वेवलेंथ है सर, इसीलिए अलग अलग स्पीड से चलती है, तो इसलिए वो 7 कलर में बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, वो है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन आपको पता है क्या होता है? इसमें डिस्पर्जन होता है, स्कैटरिंग होती है, सॉरी डिस्पर्जन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको ये इवेंट्स बताया मैंने आपको। रेनबो फॉर्मेशन अगर लिखना हो तो आप पूरा अच्छे से लिख सकते हो, 2-4 लाइन में इसका आंसर है डायग्राम के साथ। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है इसमें डिस्पर्जन के बाद, वो है क्या नाम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है ये पूछा जाएगा, और इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ये पूछा जाएगा आपसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, कैसे होता है ना, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, उसमें ये पूछा जाएगा एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, अपनी जगह पे स्टार क्यों नहीं दिखाई देता, थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देता है। उसके बाद एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी इसी का टॉपिक है। यानी ये तीनों एप्लीकेशन किसके बताया मैंने आपको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बताए, ठीक है। उसके बाद आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद आ जाता है आपको स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो जनरली बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 एप्लीकेशन है। स्कैटरिंग होता क्या है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल पे पड़ता है तो इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग के 3 एप्लीकेशन कौन कौन से बच्चों? 3 एप्लीकेशन आपको बता दूं, इसमें है कि रेड कलर डेंजर का साइन क्यों है, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई क्लियर डे में क्यों दिखता है, और उसके बाद एक और है जनरली कि सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे वो रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन क्यों होता है। तो ये सब कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ लेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ऐसे समझ लो। और अपने पोजीशन से ट्विंकलिंग का या अपने पोजीशन से उठा हुआ दिखाई देने का, एडवांस सन, ये सब रिलेटेड है, तो ये सब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। और अगर 7 कलर वाली कुछ बात की जाए तो समझ लेना ये डिस्पर्जन का टॉपिक है। मतलब ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और 3 दिन में ना बहुत कुछ आप कर सकते हो, बचे हुए 2 दिन में, सॉरी। तो इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़िए आप बहुत ही अच्छे से, इस जो मैंने पढ़ाया उसको आप और ज़्यादा अच्छे से जो वीडियोस है उसको आप प्ले कर करके देख लीजिएगा, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो क्वेश्चंस के, और उसको देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फिजिक्स का था, नेक्स्ट जो कल आएगा वो बायो का आएगा, और ये भी एक साथ में वीडियो आएगा कि आपको लास्ट डे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैनेज करना है अपने टाइम को।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आपका बने रहने के लिए, और आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि अब टाइम आपका वेस्ट ना हो। आप डोंट वरी, आपने जो इस पे टाइम दिया है वो बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं गया होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।